हेलो बच्चों। तो हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कल शुरू किए थे और कल वाले क्लास में तुमको मैंने एक आइडियल गैस के प्रेशर का फॉर्मूला और उसकी वेलोसिटीज़ के बारे में बताया था। एक आदर्श गैस का दाब का क्या फॉर्मूला होता है और उसके अणुओं के भिन्न भिन्न वेग कैसे निकालते हैं, ठीक है, मतलब उनके एवरेज वेलोसिटीज़ कैसे निकालते हैं। आरएमएस वेलोसिटी में समझाया था कल, मीन वेलोसिटी बताया और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बताया। ये तीनों वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे काइनेटिक थ्योरी को अच्छे से समझने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग उस क्लास को अच्छे से देखे होंगे और तीनों वेलोसिटीज़ के बारे में अच्छे से तुमको बात समझ में आ गई होगी कि वो कैसे फाइंड करते हैं और फॉर्मूला तो खैर हमको याद होना चाहिए तीनों का। और गैस के प्रेशर का एक्सप्रेशन ये भी हम लोग कल पढ़ चुके थे, ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया था। मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे उसको देखे होंगे ताकि आज हम लोग उन पे कुछ क्वेश्चंस कर सकें। मैंने कल कहा था कि भाई आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं कल इस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। BHU BSc में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं जो क्वेश्चन तुमको बता रहा हूँ वो जो बच्चे नीट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। लगभग वैसे ही क्वेश्चन तुम्हारे नीट एग्ज़ाम में भी आते हैं जैसे लगभग BHU BSc में आते हैं। तो दोनों के लिए ही काम करेगा, बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारा ये पूरा सेक्शन प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। मैंने कल भी कहा था बहुत आसान और बहुत ही मज़ेदार सेक्शन है ये, इसको हमको कभी छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होंगे तुम्हारे मैकेनिक्स की तरह जिसमें तुम सब परेशान हो रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी डाउट्स होगा वो हम लोग मिल के क्लियर करेंगे। तो ठीक है, आज हम लोग न्यूमेरिकल्स शुरू करते हैं। जो हम लोग कल पढ़े थे उस पर कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, कुछ लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आए उनको शुरू करते हैं, कुछ जो इम्पोर्टेंट है जिसके बेस पर क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी कर लिया जाए ताकि एक अच्छे से प्रिपेयर हो जाए हमारा टॉपिक। हम ऐसे ही चलेंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स करते चलेंगे, ठीक है। चलो तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का सबसे पहला क्वेश्चन आज का मैं दे रहा हूँ, ठीक है। सबको ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे, कॉपी पर लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जहाँ तक BHU BSc की बात है स्पेसिफिकली, क्योंकि हमारा जो क्लास चल रहा है मैंने बताया कि स्पेसिफिकली हम लोग BHU BSc को टारगेट करके ही चल रहे हैं। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ऐसा देखा गया है कि बहुत ज़्यादा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हम लोग तो खैर फार्मूला पढ़े ही हैं, कुछ पहले क्वेश्चन करके फार्मूले की प्रैक्टिस कर लिया जाए, फिर आगे चलते हैं, देखते हैं क्या उसमें और हम लोग को पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन तुमको मैं दे रहा हूँ, द डेंसिटी ऑफ अ गैस at 1 atm, द डेंसिटी ऑफ गैस एट 1 atm, 1 atm मतलब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, एक वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस के डेंसिटी का बात हो रहा है। द डेंसिटी ऑफ अ गैस एट 1 atm इज 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिख लूँ फिर समझाता हूँ। कैलकुलेट RMS वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ये क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन है। एक गैस के डेंसिटी दिया हुआ है एट 1 atm, 1 atm का मतलब बच्चों एट एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एक वायुमंडलीय दाब। 1 atm इज अप्रोक्सीमेटली 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। जिन बच्चों को नहीं याद है रख लेना, याद कर लो अच्छे से, थोड़ा सा ज़्यादा होता है एक्चुअली 1.01 समथिंग × 10⁵ होता है, ठीक है, बट हम लोग 1 × 10⁵ लेके चलते हैं या फिर जो एग्ज़ाम में दिया हो, ठीक है। थोड़ा सा 1.01 समथिंग इससे कुछ ज़्यादा ही होता है, जो हमको दिया उसको यूज़ करेंगे। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डेंसिटी ऑफ गैस इज दिस मच,
डेंसिटी मतलब घर दिया हुआ है और पूछा है आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल की आरएमएस वेलोसिटी बताओ। तो क्या दिक्कत है सर, डेंसिटी दिया हुआ है, आरएमएस वेलोसिटी पूछा हुआ है, प्रेशर की बात हो ही रही है। तो क्या कल प्रेशर डेंसिटी में कुछ फॉर्मूला मैंने बताया था क्या, याद करो। प्रेशर का 3 फॉर्मूला बताया था कल मैंने। सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, हाँ सर बहुत सिंपल था फॉर्मूला। क्या सबसे पहला सर, सबसे पहला फॉर्मूला था P = 1/3 रो वी स्क्वायर RMS। हाँ सर बिल्कुल अच्छे से याद आ गया, सिंपल सा फॉर्मूला था, रख दिया जाए। बट याद रखना हम लोग बच्चों सारा कैलकुलेशन बोल रहा हूँ, सारा कैलकुलेशन MK सिस्टम में करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा आंसर भी MK सिस्टम में ही आए, ठीक है। चलो तो प्रेशर रख दिया जाए 10⁵ = 1/3 रो कितना है बच्चों, डेंसिटी दिया है 1.2 वी स्क्वायर RMS, सिंपल सा कैलकुलेशन। तो ये 0.4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर RMS कितना आएगा भाई। सर सिंपल सा कैलकुलेशन है, क्या मजाक कर रहे हैं। 10⁵/0.4 बोल सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो वी स्क्वायर RMS इसको ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करके 10⁶/4 बोल सकते हो, है ना। इसका अगर स्क्वायर रूट ले लोगे तो VRMS कितना आएगा सर, बिल्कुल सा आसान है, 10√3/2 आ जाएगा। वर्गमूल लिया जाए तो 1000/2 करोगे तो कितना आएगा सर, 500 मीटर/सेकेंड इज द RMS वेलोसिटी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। जल्दी कर लो, आगे चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि बाद में इसको कॉपी पर अच्छे से नोट कर सको। हम लोग यहाँ टाइम बचाते हैं अपना और आगे चलते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बहुत समझाने वाली बात नहीं है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, अप्लाई किया मैंने, आ गया। आगे चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जो बच्चे भी जिनको थोड़ा सा भी डाउट हो कि सर ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कमेंट में करके बताओ कि सर ये वाला आपका मुझको बात समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और अगले क्लास में आते ही मैं पहले उस पर डिस्कस करूँगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। सो पहला क्वेश्चन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन। न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन BHO बेसिक एग्जाम में पूछा गया है, बहुत आसान सा क्वेश्चन मगर बहुत बार पूछा गया है। देखो कौन सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ RMS वेलोसिटी ऑफ, जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं घबराओ मत, क्वेश्चन जब मैं लिख लूँगा तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा, तुम आराम से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। और थोड़ा बहुत इतना तो इंग्लिश समझ रहे होगे, कोई दिक्कत होगी मैं पूरा क्वेश्चन ट्रांसलेट करूँगा ये समझाते वक्त। तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट सेम टेम्परेचर। अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन देख लो। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के जो RMS वेलोसिटी का रेशियो है वो तुमको निकालना है एट सेम टेम्परेचर। सिंपल से क्वेश्चन है कि भाई समान ताप पर एक हाइड्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन गैस के अणुओं के वर्ग माध्य मूल वेग का अनुपात क्या होगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर एक बर्तन में आपके पास H2 गैस भरी है और दूसरे बर्तन में आपके पास O2 गैस भरी है एंड दे आर एट सेम टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर सेम है, ठीक है। H2 गैस का भी टेम्परेचर सेम है, O2 गैस में सेम है। तो इनके मॉलिक्यूल का, अणुओं का जो RMS वेलोसिटी है उसका रेशियो बताओ, अनुपात क्या होगा एट सेम टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो ठीक है सर,
आपने कल फॉर्मूला पढ़ाया था VRMS का, उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को याद होगा। 3RT/m0 पढ़ाया था, हाँ सब बिल्कुल याद है। R गैस कांस्टेंट था, T बच्चों क्या था, टेम्परेचर था, m0 क्या था सर, मॉलिक्यूलर वेट था। ठीक है भाई, R तो कांस्टेंट है ही है और T देखो दोनों का सेम है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि VRMS विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अणुभार m0 कह सकते हैं। VRMS मॉलिक्यूलर मास का इन्वर्स प्रोपोर्शनल होगा कह सकते हैं। यानी अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का वेलोसिटी का रेशो निकालें तो ये क्या हो जाएगा सर, एकदम आसान सी बात है, m ऑक्सीजन बाई m हाइड्रोजन, रिवर्स भाई रेसिप्रोकल है ना, तो डिवाइड करोगे रिवर्स हो जाएगा। तो ठीक है, V हाइड्रोजन अपॉन V ऑक्सीजन का रेशो कितना है सर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट अणुभर कितना होता है, बचपन से पढ़ते हैं सर, क्या बात है 32 होता है। ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट अणुभर कितना सर 2 होता है, तो कितना हो जाएगा √16। तो V जो कितना हो जाएगा बच्चों 4, तो VH2:VO2 बराबर कितना आएगा 4:1, 4 संबंधी 1 आएगा। मतलब कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का जो वेलोसिटी होगा वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का 4 गुना होगा सेम टेम्परेचर पे। अगर इसकी वेलोसिटी 100 होगी तो उतना ही टेम्परेचर पे इसकी 400 होगी। अगर इसकी वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड है तो उतने ही टेम्परेचर पे इसकी 2000 होगी। इसकी हमेशा ऑक्सीजन की 4 गुना होगी। क्यों? क्योंकि हल्का है ना बेटा, लाइट मॉलिक्यूल है, हल्का होगा तो V ज़्यादा हो जाएगा। बहुत बारी क्वेश्चन BHU बेस पूछा गया है, जो कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं है मेरे ख्याल से। जल्दी कर लो, स्क्रीनशॉट लो, आगे चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया सभी का बच्चों? चलो आगे चलता हूँ मैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं तुम्हें क्वेश्चन नोट करने का टाइम इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि तुम इसको स्क्रीनशॉट लेकर बाद में नोट कर सकते हो, है ना। अभी समझते चलो, बाद में प्रॉपर, मैंने पहले कल भी कहा था कि एक प्रॉपर नोट्स तुमको बनाना है और प्रॉपर नोट्स बना करके सारे न्यूमेरिकल्स एक जगह इकट्ठे करने हैं, ताकि एग्ज़ाम में जाने से पहले बस एक बार देख लोगे, काम तुम्हारा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तुम समझते हुए चल रहे हो, बस एक बार देख लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इफ RMS velocity of nitrogen molecule and that of oxygen molecule are same, calculate the ratio of their टेम्परेचर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ़ RMS वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का RMS वेलोसिटी और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का RMS वेलोसिटी, 2 मॉलिक्यूल की बात हुई बच्चों, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनके मॉलिक्यूल के RMS वेलोसिटी इक्वल है। ठीक है, एक बर्तन में मान लो एक वेसल में नाइट्रोजन गैस भरी है और एक वेसल में बच्चों ऑक्सीजन गैस भरी है। हाँ, यहाँ पर टेम्परेचर की सेम बात नहीं हो रही है, तो हम क्यों मान के चलेंगे टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर T1 T2 मान लो। ठीक है, इसके अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग और इसके अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग, मतलब RMS वेलोसिटी ऑफ दिस एंड दिस आर इक्वल, तो उनके टेम्परेचर का रेशियो बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, RMS वेलोसिटी अगर सेम है
तो ठीक है, सेम कर दो, फॉर्मूला में सेम दिखा दो। तो आरएमएस वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो 3RT1 बाई m0, m0 मतलब नाइट्रोजन का मॉलिकुलर वेट यहाँ होना चाहिए, और यहाँ पर पे सर 3RT2 बाई m ऑक्सीजन होना चाहिए। जो आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़े हो 3RT/m0, 3RT/m0। टेम्परेचर दोनों के अलग अलग हैं। T1 T2 का तुमको रेशो बताना है, नाइट्रोजन के टेम्परेचर और ऑक्सीजन के टेम्परेचर का रेशो बताओ। 3R कैंसिल कर दो और दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, रूट हटा दो, तो कितना हो जाएगा बच्चों? T1 बाई नाइट्रोजन का मॉलिकुलर वेट सर 28 होता है, अणुभार बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। T2 और ऑक्सीजन का तो अभी हम लोग पढ़े 32 होता है। तो नाइट्रोजन के टेम्परेचर अपॉन ऑक्सीजन के टेम्परेचर का रेशो सर 28/32, यानी कितना हो जाएगा सर? 7/8 इज योर आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। समझो क्या कर रहे हैं, एकदम पहले फॉर्मूले को समझो, क्वेश्चन को समझो, एकदम आराम से समझते चलो, ठीक है? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। चलो जल्दी एक करो, आगे चलो। मैं हो गया बच्चों? चलो चलते हैं टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने कल भी कहा था कि बच्चों देखो, ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है। देखो बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, सब जानते होंगे। ये सोचो कि सर हम आज एक ही दिन में 35 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन करने के लायक हो जाएं, तो बच्चों ऐसा कोई नहीं होता है। थोड़ा धीमे धीमे करके समय लगता है। एक चैप्टर पढ़ा सर, इसमें एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है, सर ने बता दिया, एकदम अच्छे से उस चैप्टर को पढ़ लिया। पूछो क्वेश्चन कहाँ से पूछोगे, पूछो। एक एक दिन करके, एक दिन एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि भाई ये चैप्टर कंप्लीट, अब मैं इससे क्वेश्चन कर लूँगा। तो ऐसे पढ़ने का स्ट्रेटेजी होना चाहिए, रैंडमली कभी नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है? चलो आज का बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। एट व्हाट टेम्परेचर RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना बेटा। एट व्हाट टेम्परेचर, पहले लिख लो फिर समझाऊंगा, ठीक है? एट व्हाट टेम्परेचर RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 47 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक क्वेश्चन है। अब कई बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ के समझने में ही गलती कर देते हैं, जबकि बहुत आसान सी भाषा में आसान सा क्वेश्चन है। एट व्हाट टेम्परेचर RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का RMS वेलोसिटी कितने टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के RMS वेलोसिटी के बराबर होगा? कितने डिग्री पर? 47। मतलब कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का जो वेलोसिटी है 47 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उतना ही वेलोसिटी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का कितने टेम्परेचर पर होगा? समझ गए क्वेश्चन क्या है? फिर सुन लो। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का जो 47 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेलोसिटी है, उतना ही वेलोसिटी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का कितने टेम्परेचर पर होगा? मतलब कहने का ये है कि तुम्हारे पास बच्चों 2 वेसल है, एक में भरा हुआ है तुम्हारा हाइड्रोजन, एक में भरा हुआ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वाले कंटेनर का टेम्परेचर कितना है? 47 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका टेम्परेचर तुमको नहीं पता। हाँ, दोनों की जो RMS वेलोसिटी है वो सेम है,
आप समझे क्वेश्चन कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 47 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आरएमएस वेलोसिटी है वो हाइड्रोजन के कितने टेम्परेचर पर होगा, उतना ही वेलोसिटी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का कितने टेम्परेचर पर होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। चलो, मतलब इसका टेम्परेचर तुमको पता है, इसका टेम्परेचर तुमको निकालना है, दोनों की आरएमएस वेलोसिटी सेम है। हाँ, बस याद रखना बच्चों कि आरएमएस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं √√3RT/m0, उसमें T क्या होता है बच्चों, केल्विन में होता है, सेंटीग्रेड में नहीं। इट इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप होता है जो केल्विन में होता है। तो 273 जोड़ेंगे 273, सबको पता है। चलो, तो अगेन ऑक्सीजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बराबर है। इसके पहले भी ऐसा क्वेश्चन किए थे ना शुरुआत में, लेकिन वहाँ पर दोनों का टेम्परेचर सेम था, यहाँ टेम्परेचर अलग अलग है। तो हाइड्रोजन के लिए क्या लिखोगे बच्चों, 3RT/m हाइड्रोजन, इसको T1 T2 कर लेते हैं। चलो, 3RT2/m ऑक्सीजन बोल सकते हैं। दोनों की आरएमएस वेलोसिटी सेम है, टेम्परेचर अलग अलग है। इसके पहले जो क्वेश्चन किए थे बच्चों वहाँ टेम्परेचर भी सेम था और तुमको इनके किसका रेशो पूछा गया था, आरएमएस वेलोसिटी का रेशो पूछा गया था। यहाँ पर टेम्परेचर अलग अलग है और आरएमएस वेलोसिटी दोनों की सेम है। ठीक है, अच्छा तो ठीक है, रखा जाए वैल्यू। तो इसको अगर केल्विन में चेंज करो तो 47 + 273 कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो गया, 320 केल्विन। सिंपल कैलकुलेशन है, आ गया। अब लिख दे वहाँ पर पे, तो 3RT1/m0, m हाइड्रोजन कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट 2, स्क्वायर भी कर देते हैं, रूट हट जाएगा, एक ही स्टेप में, 2 स्टेप क्यों किया जाए। 3R T2 बच्चों निकाल चुके हैं, 47 था, केल्विन में कितना है, 320 केल्विन, 320 केल्विन डिवाइडेड बाई m ऑक्सीजन। तो m ऑक्सीजन कितना होता है सर, 32 होता है। ठीक है सर, 3R कैंसिल हो जाएगा और ये तो पूरा 10 बार में कैंसिल हो गया, 2 को यहाँ भेज दिए तो T1 कितना आएगा सर, 20 केल्विन। अगर सेंटीग्रेड में चेंज करना चाहो तो क्या करोगे, -273 कर दोगे तो कितना आएगा बच्चों, -253 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, या तो ये आंसर दे दो या तो ये आंसर दे, दोनों आंसर सही, जैसा तुम्हारे ऑप्शन में हो। तो -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन का वेलोसिटी ऑक्सीजन के 47 डिग्री सेंटीग्रेड पर बराबर होगा। मतलब जितना ऑक्सीजन का वेलोसिटी, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का वेलोसिटी 47 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, उतना ही वेलोसिटी हाइड्रोजन का -253 डिग्री पर होगा। ये क्वेश्चन था, इसका ये मतलब था। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये भी, जल्दी करो, आगे चलते हैं। चलो, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होगे बच्चों, बाद में नोट करते रहना। आगे चलता हूँ मैं टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन करोगे उतना अधिक तुमको फॉर्मूले में कॉन्फिडेंस आएगा। एक तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। पहली बात तो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको फॉर्मूला इतना जल्दी भूलता है, क्या बताया जाए। तो ऐसे सारे बच्चों के लिए फ़ायदा ये होगा कि फॉर्मूला जितनी बार देखोगे, जितनी बार आँख के सामने आएगा, उसको यूज़ करोगे, उतना तुमको अधिक वो अच्छे से बच्चों याद होता जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। आगे चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था ना। चलो, 5th क्वेश्चन है, द आरएमएस वेलोसिटी। जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो क्वेश्चन को देखेंगे, सुनेंगे। मैं क्वेश्चन देख ही रहे हो, मैं समझा रहा हूँ तो उसको ट्रांसलेट कर ही रहा हूँ हिंदी में। तो अपने से एक
कॉपी पर क्वेश्चन नोट करते चलोगे हिंदी में, जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में नोट करेंगे और बाकायदा सलूशन, ताकि एक बढ़िया से हमारा नोट्स प्रिपेयर हो जाए एग्ज़ाम के पहले तक। बस तुमको देखना होगा, एक बार देख याद रख लो, बार बार बोल रहा हूँ, बस एक बार देखना होगा, तुम्हारा वो चैप्टर तैयार हो जाएगा अगर अभी अच्छे से क्लास देखते चलोगे तो। द RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज V। कह रहा है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का RMS वेलोसिटी V है। ठीक है, अच्छी बात है, V दिया हुआ है। इफ टेम्परेचर इज डबल्ड, इफ टेम्परेचर इज डबल्ड, अगर ताप को दोगुना कर दिया जाए, एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स इनटू ऑक्सीजन एटम, अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम में टूट जाए, डिसोसिएट में टूट जाए ऑक्सीजन एटम, देन व्हाट इज द न्यू RMS वेलोसिटी। ये क्वेश्चन कह रहा है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत आसान सा क्वेश्चन, मगर बहुत बच्चे इसको पता नहीं क्यों कर नहीं पाते। कह रहा है कि RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज V। ऑक्सीजन के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग V दिया है। ठीक है, ठीक है, RMS वेलोसिटी इज V गिवन एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एक किसी टेम्परेचर पर RMS वेलोसिटी V दिया, अच्छी बात है। इफ़ टेम्परेचर इज डबल्ड, अगर उसके टेम्परेचर को दोगुना कर दें, और एक और घटना घटेगी, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है डिसोसिएट्स इनटू ऑक्सीजन एटम, जो मॉलिक्यूल है वो एटम में टूट जाता है। भाई ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में दो एटम होते हैं, O2 होता है, तो दो एटम क्या होंगे, टूट जाएंगे, डिसोसिएट होंगे, मतलब वो एटम बन जाएगा। तो व्हाट इज़ द न्यू RMS वेलोसिटी, एक न्यू RMS वेलोसिटी क्या होगी, मतलब ये कहना का है कि एक वेसल है जिसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसका RMS वेलोसिटी V है, अच्छी बात है सर। टेम्परेचर कितना है सर, T है, अच्छी बात है। अब हुआ क्या कि इसका टेम्परेचर बच्चों मैंने दोगुना कर दिया 2T, और ये जो मॉलिक्यूल था ये दो ऑक्सीजन एटम में विभक्त हो गया, टूट गया, O+O। बात समझ रहे हो, जो O2 था आपका वो दो ऑक्सीजन एटम में टूट गया, जो मॉलिक्यूल में दो एटम थे ना वो दोनों अलग अलग हो गए, और टेम्परेचर भी दोगुना हो गया। तो अब नई RMS वेलोसिटी क्या होगी, व्हाट इज द न्यू RMS वेलोसिटी एक एटम का क्या होगा। सॉरी, क्वेश्चन समझ रहे हो क्या है, क्वेश्चन समझ रहे हो क्या है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो RMS वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जो पढ़ते हैं, VRMS इज 3RT/m0, ये दिया है तुमको V इस कंडीशन के लिए, जब वो डिसोसिएट नहीं हुआ था तो चलो इसको इक्वेशन 1 मान लो। डिसोसिएट होने के पहले जो V दिया था वो लिख लिया मैंने, ठीक है। अब नई RMS वेलोसिटी V', ठीक है, लिख रहा हूँ मैं। 3R तो कांस्टेंट है, 3R रहेगा। भाई टेम्परेचर कितना हुआ सर, टेम्परेचर तो डबल हो गया है, तो टेम्परेचर को डबल कर दीजिए। सर मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, अरे सिंपल सी बात है बच्चों, इस मॉलिक्यूल एटम है ये, इस एटम का जो
मास होगा वो इस मॉलिक्यूल के मास का कितना होगा सर, आधा होगा। अगर इसका मॉलिक्यूलर मास आपने m माना है तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा सर, m/2 होगा ना। अब इसका निकालना है, इन दोनों का एक साथ ही निकालना है। अब एक एक एटम का निकाला जाएगा, तो यहाँ जो m0 लोगे बच्चों वो एक एटम का लोगे, तो एक एटम का मास कितना होगा, ऑक्सीजन के मास का सर आधा होगा। तो जो यहाँ m0 लिखे थे इसके लिए, जब इसके लिए फॉर्मूला लगाओगे तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखोगे सर, m0/2 लिखेंगे। ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा ये सर, ये 3RT/m0 इंटू 4 हो जाएगा। 2 2 जा 4 और 3RT/m0 अलग कर लिया, ठीक है। ये 4 का रूट के बाहर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा सर, अंदर बच जाएगा 3RT/m0। एकदम बेसिक सा कैलकुलेशन है। और इक्वेशन 1 से ये वैल्यू किसके बराबर है सर, ये तो v के बराबर था। तो नई वेलोसिटी कितनी आएगी सर, नई वेलोसिटी आएगी सर 2, और ये कितना है v के बराबर, दिस विल बी 2v। तो आरएमएस वेलोसिटी कितना होगा, 2v हो जाएगा। कब, अगर टेम्परेचर उसका डबल हो जाए और वो डिसोसिएट कर जाए ऑक्सीजन एटम में, तो उसका डबल वेलोसिटी हो जाएगा उन एटम्स का, ठीक है। अब तो मॉलिक्यूल तो रहा ना, तो एटम हो गया वो। तो जल्दी इसको लो, स्क्रीनशॉट कॉपी करो, आगे चलूँ मैं। ओके, आगे चले बच्चों, ठीक है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है ये सब, इसमें कुछ खास नहीं करना है। चलो चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन तुमको मैं करने को देता हूँ, चलो एक क्वेश्चन तुम सबको मैं करने को देता हूँ, तुम सब उसका आंसर मुझको बताओगे, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन कर लिए मैं, अब एक तुमको देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर एन आइडियल गैस इन अ वेसल, एक आदर्श गैस किसी बर्तन में भरी गई है। फॉर एन आइडियल गैस इन अ वेसल, वेसल का मतलब कंटेनर या बर्तन होता है। फॉर एन आइडियल गैस इन अ वेसल विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव एवरेज वैल्यू 0। एक आदर्श गैस के लिए इनमें से किसका औसत मान 0 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेज वैल्यू विल बी 0। क्या क्या है एवरेज वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास, लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग। एक आदर्श गैस के लिए, एक आइडियल गैस के लिए जो एक बर्तन में भरी गई है, एक वेसल में आइडियल गैस को मैंने भर दिया है, उस आइडियल गैस के लिए किसी एक मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे गैस की बात हो रही है, किसी एक मॉलिक्यूल नहीं, उस पूरे गैस के लिए क्या चीज़ 0 होगी। इन चारों में से किसकी एवरेज वैल्यू 0 होगी पूरे गैस के लिए। जल्दी से इस क्वेश्चन को करके बताओ मुझको आंसर। 1 मिनट का समय मैं दे रहा हूँ, फिर आगे इस पर डिस्कस करें। जल्दी सबको इसका आंसर देंगे मुझको, कमेंट बॉक्स में मुझको इसका आंसर सब लोग लिख करके बताएंगे।
आराम से क्वेश्चन पढ़ लो बच्चों, ऐसा कोई बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अभी मैंने कल तुमको जब बताया था कि एक कोई गैस प्रेशर कैसे एग्जर्ट करता है, तो उसके प्रेशर एग्जर्ट करने का तरीका कुछ याद आ रहा है कि मॉलिक्यूल्स दीवार से टकराते हैं, लौट के वापस आते हैं, कुछ ऐसा बात समझ में आ रहा है। मोमेंटम का उसमें कुछ जिक्र था, मोमेंटम में चेंज हो रहा था। उस गैस के लिए एवरेज वैल्यू क्या ज़ीरो होगी? सोचो इसमें से क्या ज़ीरो हो सकता है। क्या इसमें कुछ ऐसा भी हम देख सकते हैं कि स्केलर वेक्टर की कहानी से आंसर आ जाए? अगर हम कुछ भूल रहे हैं तो स्केलर और वेक्टर को अगर ध्यान में रखकर देखा जाए तो क्या उससे हमारा आंसर आ सकता है? बहुत ध्यान से इसको देखो तो बिल्कुल आ सकता है, अगर ध्यान से इसको देखोगे। सर दिखाइए, ठीक है, देखो बेटा, एक वेसल है, एक बर्तन है जिसमें एक आइडियल गैस भरी हुई है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूँ, वो कि फिगर थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा तभी तुमको समझ में आएगा। एक वेसल में कोई आइडियल गैस, आदर्श गैस एक बर्तन में भर के रख दिया। हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत रख दीजिए, क्या देख रखने में क्या दिक्कत है। इस गैस के लिए इन चारों में से किसकी एवरेज वैल्यू ज़ीरो होगी? किसी एक मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे, पूरे गैस की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला था काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बच्चों ज़ीरो हो सकती है डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लोगों से उसकी बात कहाँ नहीं है, टेम्परेचर की बात कहाँ नहीं है। काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है, हाफ mv²। सारे मॉलिक्यूल का अगर एनर्जी जोड़ोगे तो कभी ज़ीरो नहीं आएगा। काइनेटिक एनर्जी कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, टेम्परेचर के हिसाब से हो सकता है एट अ सर्टेन टेम्परेचर, बट वो हम बात अभी नहीं करें, वो उसकी बात यहाँ जिक्र किया भी नहीं है। एवरेज वैल्यू किसका ज़ीरो होगा एट एनी टेम्परेचर? काइनेटिक एनर्जी कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। हर मॉलिक्यूल का एनर्जी ऐड करोगे, अभी हम लोग गैस के मॉलिक्यूल की एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ेंगे भी आगे, तो हर मॉलिक्यूल की एनर्जी को ऐड करोगे, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी ही आएगी किसी भी टेम्परेचर पर। ठीक है, बस वो 0 केल्विन ना हो। स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की स्पीड, वेलोसिटी नहीं, स्पीड। भाई स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, अगर कभी भी ऐड करोगे ये एक मॉलिक्यूल का वेलोसिटी v, दूसरे मॉलिक्यूल का वेलोसिटी -v, मान लो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो वेलोसिटी को ऐड करोगे तो कट जाएगा, लेकिन स्पीड को ऐड करोगे, एवरेज निकालोगे तो स्पीड में बच्चों डायरेक्शन तो लेते नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड लेंगे, तो v + v कितना आएगा? 2v आएगा। अगर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल बोलता तो सोचने की बात होती, स्पीड तो कभी भाई ज़ीरो होगा नहीं, पढ़े भी हो काइनेमेटिक्स में। ठीक है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी, तो एवरेज सारे मॉलिक्यूल का कभी ज़ीरो नहीं होगा। मास, ये तो बहुत ही फालतू सा आंसर है, मास कैसे भाई, एवरेज मास कैसे ज़ीरो होगा? वो तो बस 4 ऑप्शन करना था, इसलिए उसमें एक ठो बैठा दिया मास, कोई मतलब नहीं उसका। रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम, इसका क्या कुछ कहानी है? इसका ज़ीरो हो सकता है? हाँ सर हो सकता है। कैसे? एक तो मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी, एक तो मोमेंटम बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, और ऊपर से हमने कल बताया था कि मॉलिक्यूल्स का जो वेलोसिटी होता है, जो उनका डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, वो बड़ा ही रैंडम होता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे हर डायरेक्शन में होता है। तुम किसी भी डायरेक्शन में जाओगे, तुमको उस डायरेक्शन में हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल जाते हुए दिखाई पड़ेंगे, कोई भी डायरेक्शन छोटा नहीं है। अगर 10 मॉलिक्यूल ऊपर है, 10 मॉलिक्यूल नीचे भी होंगे। अगर 10 मॉलिक्यूल राइट डायरेक्शन में है, 10 मॉलिक्यूल लेफ्ट में भी होंगे। हर एक मॉलिक्यूल के मोमेंटम को कैंसिल करने वाला कोई ना कोई दूसरा मॉलिक्यूल मौजूद रहेगा। तो जब तुम एक पूरे गैस के लिए एवरेज निकालोगे, सारे मॉलिक्यूल के मोमेंटम को ऐड करोगे, जो आड़ा तिरछा आ रहा है, रैंडम आ रहा है, इर्रेगुलर आ रहा है, ठीक है, वो मोमेंटम कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। मैंने कल ही बताया था कि भाई गैस के मॉलिक्यूल का जो वेलोसिटी होता है बड़ा रैंडम होता है, इर्रेगुलर, कोई ऊपर कोई दाएं, कोई भी नीचे, कोई लेफ्ट कोई राइट। इन सब का जो एवरेज मोमेंटम तुम निकालोगे तो क्या आएगा सर? 0 आएगा।
पूरे गैस का एज अ होल एवरेज मोमेंटम विल बी ज़ीरो। बात समझ में आ रही है? तो सिंपल सा इसका आंसर क्या था बच्चों? रेखीय संवेग। किसी भी आदर्श गैस के लिए जो एक बर्तन में भरी हुई है, किसी भी टेम्परेचर पर उसका जो औसत रेखीय संवेग होगा, एवरेज लीनियर मोमेंटम फॉर द गैस, दैट विल बी ज़ीरो। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी कहानी है। इसको समझने में कोई बहुत तकलीफ़ किसी को नहीं होना चाहिए। तकलीफ़ अगर है तो कमेंट में मुझको बताओ। कोई डाउट है, कोई क्रॉस क्वेश्चन है, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलो आगे चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। धीमे धीमे देखो बच्चों आता जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन हम शुरू करेंगे और हम उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे। कोई भी हो, किसी भी काम को करने में थोड़ा वक्त लगता है। थोड़ी सी इस उम्र में थोड़ी सी एक चीज़ की कमी होती है, सब में होती है, मेरे में भी थी, ऐसी बात नहीं है। और वो होता है पेशेंस। थोड़ा सा पेशेंस की कमी होती है इस उम्र में। लगता है सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, आज ही मेरा BHU में हो जाए, आज ही मेरा इंजीनियर बन जाओ, आज ही मेरा सब कुछ हो जाए, मैं ऐसा हो जाऊँ, ऐसा हो। ठीक है, हो जाएगा, बट थोड़ा सा तुमको उसके लिए पेशेंस रखना होगा और तुमको राइट डायरेक्शन में एफर्ट लगाना होगा, राइट डायरेक्शन में। ठीक है, चलो इस बात को ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों? आपका क्वेश्चन नंबर अब है 7th, आज का क्वेश्चन नंबर 7वां। ठीक है, 7वां क्वेश्चन क्या है मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। चलो for 2 या ऐसे कर लो इसको थोड़ा सा, थोड़ा क्वेश्चन चेंज करते रहो मैं। फॉर एन आइडियल गैस, for an ideal gas at 2 different temperatures, for an ideal gas at 2 different temperatures, graph between pressure P and density rho is given। कह रहा है कि एक आइडियल गैस के लिए प्रेशर और डेंसिटी के बीच में ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ सुनते ही तुरंत तुमको एकदम अलर्ट हो जाओ, क्योंकि अभी हम लोग ग्राफ ही तो पढ़ रहे हैं बच्चों मैकेनिक्स में, काइनेमेटिक्स में। तो ठीक है, देखते हैं शायद वहाँ से जो हम पढ़े हैं क्या कुछ हमारी मदद कर सकता है, देखते हैं। तो कह रहा है कि एक आदर्श गैस के लिए 2 अलग अलग टेम्परेचर पर एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड रो इज गिवन। दाब और घनत्व के बीच ग्राफ दिया है। ग्राफ क्या बनाऊंगा मैं अभी, क्वेश्चन लिख लो पहले। Which of the following is correct? Which of the following is correct? ठीक है, अब ग्राफ क्या है पहले वो सुन लो। ग्राफ बच्चों कुछ देखो ये दिया हुआ है, इधर प्रेशर और इधर बच्चों दिया है डेंसिटी। ठीक है, क्या दिया है तो ग्राफ ऐसे दिया है। ये T1 टेम्परेचर पर ग्राफ है, ये T2 पर ग्राफ है। ठीक है, एक गैस के लिए प्रेशर और डेंसिटी के बीच में ग्राफ दिया हुआ है। प्रेशर और डेंसिटी के बीच में ग्राफ दिया है, 2 ग्राफ दिया है, एक T1 टेम्परेचर पर, एक T2 टेम्परेचर पर, मतलब 2 अलग अलग ताप हैं। एक बार कुछ
ताप रखा, एक बार कुछ ताप रखा, एक बार ये टेम्परेचर रखा, तो ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ दोनों में है। ठीक है, तो एक आदर्श गैस के लिए दाब और घनत्व के बीच में ग्राफ खींचा गया है दो भिन्न भिन्न तापों पर। ठीक है, इस ग्राफ को देख करके कुछ ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन क्या है बच्चों, T1 इज इक्वल टू T2, दूसरा है T1 इज ग्रेटर देन T2, तीसरा है T1 इज लेस देन T2, और चौथा है एनी ऑफ द एबव 3, ऊपर में से कोई भी एक, एनी ऑफ द एबव, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ट्राई करोगे क्या इस क्वेश्चन को? चलो मैं तुमको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, मुझको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। देखते हैं कौन इसका आंसर सही दे पाता है। मैं चेक करूँगा सबका कमेंट, कौन कौन सही दे रहा है। इसका आंसर मुझको बताओ, तो फिर 2 मिनट में इसको डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना जल्दी। बहुत ध्यान से बच्चों ग्राफ को देख लो, दोनों ही ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों क्या कहना चाहते हैं। हल्का सा अगर तुमको हिंट मैं दूं, अगर तुम कहो कि सब कुछ हिंट दीजिए, तो अभी ग्राफ हम लोग जो पढ़ रहे थे बच्चों, उसमें कुछ स्लोप की बात हम किए थे क्या? स्लोप, प्रवणता, याद करो, इतनी बात हम लोग स्लोप की किए थे। स्लोप ये होता है, स्लोप वो होता है। यहाँ प्रेशर और डेंसिटी के बीच ग्राफ है, तो ये ग्राफ किस चीज़ को व्यक्त करेगा, एक्सप्रेस करेगा? बहुत सिंपल सी बात है ये। कुछ स्लोप से इसका बात निकाल सकते हैं हम लोग। चलो ठीक है, मैं इसका आंसर देखता हूँ। जिनका आया है, जो समझे हैं, देखूंगा किसका कमेंट में क्या आया है। सबसे पहली बात बच्चों ये बताओ, तुम लोग को स्लोप तो मैंने पढ़ाया ही है कि स्लोप का मतलब होता है सर tan थीटा। ये सबको दिखाई दे रहा है कि ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है। सबको दिखाई दे रहा है बात? या इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप कम है? हाँ सर, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसका एंगल ज़्यादा है, स्लोप इज इक्वल टू, आप पढ़ा चुके हैं, आप पढ़ा चुके हैं कि स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है सर? tan थीटा। जिसका एंगल ज़्यादा उसका स्लोप भी ज़्यादा। और स्लोप क्या होता है? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का रेशियो। ठीक है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज पर जो वैल्यू लिखी होती है उसी का अनुपात होता है। tan इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मतलब ये, बेस मतलब ये। तो इस वाले का स्लोप इस वाले से ज़्यादा है। ठीक है, कह सकते हैं। तो अगर स्लोप ज़्यादा है तो स्लोप का मतलब ये होता है कि P1 बाई ρ1 इज़ ग्रेटर देन P2 बाई ρ2, ऐसा कह सकते हैं हम। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कह सकते हैं ना। या अगर तुमको और सिंपल तरीके से करके दिखाएं हम, इसका दूसरा तरीका। ठीक है, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को रिमूव कर रहा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन सब नोट कर चुके हो कि जगह मुझको चाहिए। ये बताओ, तुम सब इस फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरीके से परिचित हो, PV इज इक्वल टू nRT? हाँ सर, बिल्कुल परिचित है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बहुत बार पढ़े हैं, क्या दिक्कत है? इस फॉर्मूले से आप क्या बताना चाहते हैं सर? देखो बच्चों, क्या बताना चाहते हैं? मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। सर ये भी कुछ कहने की बात है, बच्चों वाली बात बता रहे हैं हम। V को बगल में भेज दीजिए, तो P इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। हाँ सर होता है। m0 खसका दो इधर, हाँ सर खसका दिए। अब बोलिए, अब क्या करना चाहते हैं आप?
सर मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? सर डेंसिटी होता है ना, घनत्व होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये तो रो है ना, हाँ सर रो है, रो को नीचे भेज दीजिए। तो P बाई रो इज इक्वल टू RT बाई एम नॉट, और P बाई रो, तो P बाई रो ही तो टेन थीटा होता है स्लोप। तो ये क्या हो गया बच्चों, स्लोप इज इक्वल टू RT बाई एम नॉट बोल सकते हैं। हाँ सर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सर R और एम नॉट तो कांस्टेंट है, तो जिसका स्लोप बढ़ा उसका टेम्परेचर बढ़ा, क्योंकि दोनों के लिए एक ही गैस है, एक ही गैस है, तो दोनों के लिए एम नॉट तो सेम होगा। फॉर एन आइडियल गैस दोनों एक ही गैस है, ठीक है। और दोनों के लिए आर तो भाई सबके लिए कांस्टेंट होता है, चाहे दो अगर अलग अलग गैस हो तो भी आर कांस्टेंट होगा। तो आर सेम है, एम नॉट सेम है, तो स्लोप किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो सर स्लोप बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ा, जिसका स्लोप बढ़ा उसका टेम्परेचर बढ़ा, जिसका स्लोप छोटा उसका टेम्परेचर छोटा। तो T1 इज़ ग्रेटर देन T2। बेहद आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल सा बात था, ठीक है। बात सबको समझ में आ गई, अच्छे से बात क्लियर है। आज जितना क्वेश्चन किए हम लोग, चलो तो ठीक है, आज मैं स्टॉप करता हूँ। मैं डेली एक एक क्लास हम लोग करते चलेंगे और बहुत जल्दी इसको हम लोग फिनिश ऑफ करेंगे। जितना भी क्वेश्चन मैंने आज कराया है, 7 क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं, 7 के सातों क्वेश्चन एक कॉपी पर जाकर लिखोगे और अच्छे से करोगे। एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार इसको देखना हो देखो। जितनी बार देखोगे उतनी बार तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी इस वक्त करना है क्या बच्चों? तुम्हारा क्या काम है बताओ, तुम्हारा क्या काम है? नॉर्मली तुमको सिर्फ पढ़ाई के अलावा जनरली लगभग किसी कोई खास काम नहीं है। शादी ब्याह था इस वक्त बंद चल रहा है, बाहर तुम्हें कुछ जाना नहीं है, करना घर पे कुछ है नहीं है। तो कोशिश करो कि हमारा जो टाइम है वो मैक्सिमाइज हो। तो तुम्हारा टास्क ये है कि 7 के सातों क्वेश्चन को एक बार, 2 बार, 3 बार पूरा अच्छे से देखो, कॉपी पर उसको नोट करो, नोट्स बनाओ। एग्ज़ाम के पहले मैं फिर कह रहा हूँ, बस देखना तुमको होगा और तुम एकदम तैयार हो जाओगे, गारंटी है मेरा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास से बाद अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं है, मैं कुछ तुम लोगों को PDF के थ्रू क्वेश्चन भी दूंगा, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लो, इसके आधार पर ही मैं क्वेश्चन तुम लोग को दूंगा। अब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम लोग एनर्जी ऑफ गैस की बात करेंगे और कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तब तक थैंक यू सो मच।